हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द खुले शो में। मैं हूं अंकिता देगी। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उस सबसे बड़े महामंच से जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ वॉर की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के दो बड़े चाणक्य विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल एक साथ मॉस्को और बीजिंग के मिशन पर निकल चुके हैं। क्या है पीएम मोदी का वो गुप्त संदेश जिसने पुतिन और शी जिनपिंग को साथ लिया है? तो रुक करते ही ग्लोबल कूटनीति के इस महामंच की ओर और द कुलिन शो में उठाते हैं महाशक्तियों के इस खेल से पर्दा। 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने वैश्विक बिसात पर अपनी अब तक की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी चाल चल दी है, जिसकी तपिश ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज कहे जाने वाले ब्रिक्स ब्लॉक के मंच से इस बार अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती मिलने जा रही है। 11 पूर्ण सदस्यों वाले इस शक्तिशाली आर्थिक संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और यूएई शामिल है। दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी और 35% से अधिक ग्लोबल जीडीपी पर कब्जा रखने वाले इस महामंच की कमान इस बार भारत के हाथों में है। नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे इस ऐतिहासिक महासम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो सबसे शक्तिशाली दूत विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक साथ मॉस्को और बीजिंग की धरती पर उतरकर वॉशिंगटन के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने में जुट चुके हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कदम रखते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में हाई लेवल मीटिंग की। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विशेष गुप्त संदेश सौंपा, लेकिन इस मुलाकात के पीछे अमेरिका का वो खौफनाक ई बम है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के रीढ़ तोड़ने और रूसी क्रूड ऑयल खरीदने वाले मुल्कों की गर्दन दबाने के लिए एक बेहद सख्त कानून पास करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सीधा 100% का विनाशकारी टैरिफ ठोका जाएगा। लेकिन आंकड़ों की खौफनाक हकीकत जरा समझिए। जून और जुलाई के महीने में भारत ने रोजाना 50 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया, जिसमें से 26 लाख बैरल तेल अकेले रूस से आया है। यानी भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का आधी से ज्यादा हिस्सा सीधे मॉस्को से आ रहा है। और इसी भारी भरकम खरीद के कारण भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार आसमान छूते हुए 66 डॉलर बिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत का व्यापार घाटा 61 डॉलर बिलियन के पार चला गया है। और इसके बावजूद जयशंकर ने मॉस्को की धरती से वॉशिंगटन को ललकारते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिकी धमकियों और 100% टैरिफ के खौफ के आगे भारत, रूस की रणनीतिक साझेदारी और ब्रिक्स की एकजुटता कभी नहीं झुकेगी। दूसरी तरफ ड्रैगन के गढ़ यानी कि बीजिंग में भारत के चाणक्य कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल 25वें दौर की सीमा वार्ता के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग ई के साथ टेबल पर आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। ये हाई वोल्टेज बैठक ऐसे बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रही है जब भारत ने बीजिंग की आंख में आंख डालकर अरुणाचल प्रदेश के 27 विवादित स्थानों के आधिकारिक भारतीय नाम जारी करके चीन के होश उड़ा दिए। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल के लंबे अंतराल और गालवान घाटी के खूनी झड़प के बाद
पहली बार अपने 400 सदस्यीय विशाल प्रतिनिधि मंडल के साथ ब्रिक्स समिट के लिए भारत की सरजमीं पर कदम रखेंगे। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर रहस्य और कूटनीतिक सस्पेंस चरम पर पहुंच चुका है। आगामी दिनों में किर्गिस्तान में होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की त्रिकोणीय मुलाकात पर दुनिया के तमाम देशों की नजरें टिकी है। अगर भारत और चीन के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2024 कजान समिट की तर्ज पर अंतिम वक्त में कोई बड़ा कूटनीतिक समझौता होता है तो पश्चिमी देशों का वर्चस्व और ट्रंप का 100% टैरिफ वॉर पूरी तरह बेअसर हो जाएगा। डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने और नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की ही दिशा में ब्रिक्स का ये शक्ति प्रदर्शन अब केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि वॉशिंगटन के खिलाफ 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी पटकथा बन चुकी है। बीजिंग मिशन पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुप्त संदेश मिल गया है और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तरी अमेरिका के उस व्यापारिक मैदान में जहां दो सबसे करीबी पड़ोसियों के बीच इतिहास की सबसे भीषण ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। जी हां, वॉशिंगटन से उठी सनक की वो आंधी जिसने ओटावा तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे वफादार और शांति प्रिय पड़ोसी कनाडा पर ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा एटम बम फोड़ दिया है। द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अचानक नाकाम होने के कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप ने कनाडा से आने वाले $20 बिलियन के सामानों पर सीधा 50% का नया भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया है। ये कनाडा के कुल अमेरिकी निर्यात के 5% हिस्से को सीधे तौर पर निशाना बनाता है। इस नई पाबंदी में बियर, शराब, विस्की, डेयरी उत्पाद, लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही हॉकी उपकरण और यहां तक की बात करेंगे क्रिसमस डेकोरेशन तक शामिल है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच यानी कि ट्रुथ सोशल पर भड़काऊ बयान देते हुए लिखा कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बने बिना उसके सारे फायदे उठाना चाहता है। और ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा अमेरिका को व्यापार में धोखा दे रहा है और उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को सामने लाकर रख दिया है। लेकिन ओटावा भी अमेरिका के इस आर्थिक दबाव के सामने घुटने टेकने से अब साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने करारा जवाब दिया और ये ऐलान किया है कि कनाडा अमेरिका के इस टैरिफ का जवाब देगा। और इसी के साथ अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ का जवाब दिया जाएगा। ऐलान कर दिया है कनाडा के अमेरिका का टैरिफ जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे द कुलिन शो में आज की खुफिया एजेंसियों का एस जयशंकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को लेकर गए थे वो वहां पर पहुंचा है। डॉलर फॉर डॉलर यानी कि बराबरी के जवाब टैरिफ से भी देना चाहता है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा है कि वॉशिंगटन ने आखिरी वक्त पर ऐसी अनुचित शर्तें रखी जिनसे कनाडा की कूटनीति और व्यापारिक संप्रभुता खतरे में पड़ रही थी। वहीं कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्हें एक ऐसा इंसान करार दिया जो पहले दिन आपका लंच चुराएगा, दूसरे दिन सिर की टोपी और तीसरे दिन जूते चुरा लेगा। कनाडाई नेताओं के अब इस रुख से साफ है कि दोनों मुल्कों के बीच जुबानी जंग बेकाबू हो चुकी है। जरा आंकड़ों का गणित में समझिए। साल 2025 में अमेरिका और कनाडा के बीच $872 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। समझिए इस बात को, क्योंकि दोनों देशों की सप्लाई चेन आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि इस ट्रेड वॉर का सीधा नुकसान अमेरिकी जनता को उठाना पड़ेगा। टैरिफ कोई बिल नहीं है,
जिसे ट्रंप कनाडा को भेज देंगे, बल्कि ये अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स है जिसका सीधा बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और वहां महंगाई बेकाबू हो जाएगी। दूसरी तरफ कनाडा के लिए झटका बेहद गंभीर है क्योंकि उसका 73% निर्यात अकेले अमेरिका को जाता है और इस ट्रेड वॉर से कनाडा में लगभग 90,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और उसकी जीडीपी में 0.3 से 0.6% की गिरावट आ सकती है। लेकिन कनाडा अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म करके यूरोप और एशिया के बाजारों की तरफ रुख करने की रणनीति बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सनकी फैसला केवल कनाडा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि खुद अमेरिका को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अमेरिका को भी मंदी और महंगाई की आग में झोंक दिया जाएगा और इस टैरिफ से अगर दोनों देशों के बीच भी आर्थिक खींचतान यूं ही जारी रही तो उत्तरी अमेरिका का पूरा व्यापारिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सुपर पावर्स की ये नफरती जंग और ट्रेड वॉर की ये जंग अब कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी तक पहुंचती नजर आ रही है। और इसी के साथ कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा ने कूटनीतिक चाल चली है। कनाडा पर ट्रंप का 50% टैरिफ चलाया गया है। $872 बिलियन का ये आर्थिक संकट अब अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ेगा और आर्थिक मंदी का ये ट्रंप का टैरिफ 50% का जो टैरिफ लगाया गया है कनाडा का डॉलर फॉर डॉलर, इसका जवाब क्या दिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कनाडा में अब 90,000 नौकरियां संकट में है। आज अब बात करेंगे यूरोप के उस सबसे बड़े संकट की, उस बड़े रणनीतिक संकट की जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोपीय महाद्वीप के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के बीच यूरोप इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ गिर चुका है। एक तरफ बात करेंगे यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व एशिया की जारी संघर्ष के बीच यूरोप इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ खड़ा है। एक तरफ रूस का गुप्त सपोर्टेज यानी कि तोड़फोड़ अभियान है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी सैन्य धमकियां। वर्षों तक अमेरिका की रक्षा छत्रछाया पर निर्भर रहने वाला यूरोप अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि क्या वे बिना अमेरिकी सहायता के अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा कर सकता है। और इसी पर द कुलेन शो में आज इस विशेष सेगमेंट में हम ये भी जानेंगे कि यूरोप के सामने बड़े दो नए खतरे और नए सैन्य गठजोड़ और ताकतवर की पूरी कहानी, क्योंकि यूरोपीय रक्षा उद्योग और खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस का ग्रे जोन रणनीति से हमला करना माना गया है। और इसी के साथ हाल ही के महीनों में यूक्रेन को हथियार और सैन्य सहायता आपूर्ति करने वाले यूरोपीय कारखानों में रहस्यमयी आगजनी और विस्फोट की घटनाएं भी सामने आई है। और इसी के साथ इटली और बुल्गारिया की बात करेंगे तो यहाँ में गोला बारूद बनाने वाले कारखानों के साथ साथ एस्टोनिया की एक ड्रोन निर्माण इकाई में अचानक आग लग गई। इससे पहले चेक गणराज्य के एक हथियार संयंत्र में भी इसी तरह का हादसा दर्ज किया गया था। इन सभी कारखानों में एक बात समान थी, ये सभी यूक्रेन के लिए हथियार तैयार कर रहे थे।
पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि मॉस्को स्थानीय आपराधिक गिरोहों के माध्यम से इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है ताकि सीधे सैन्य संघर्ष से बचते हुए प्लाउजिबल डिनाइटेबिलिटी यानी कि इनकार करने की गुंजाइश बनाए रखी जा सके। लिथुआनिया ने साल 2024 में एक रेडियो उपकरण कारखाने पर हुए हमले के सिलसिले में 6 विदेशी नागरिकों पर आरोप तय करते हुए सीधे तौर पर रूसी खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता का दावा किया है। रूस के अलावा मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की ओर से भी यूरोपीय सैन्य ठिकानों पर खतरों के संकेत मिल रहे। तेहरान का ये आरोप है कि कुछ यूरोपीय देश अमेरिका वायुसेना को अपने एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति देकर उसके खिलाफ युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। बुल्गारिया द्वारा अमेरिका विमानों को रिफ्यूलिंग की सुविधा देने के बाद ईरान की बयानबाजी और आक्रामक हो गई है। हालांकि ईरानी मिसाइलों की अधिकतम पहुंच लगभग 3000 किलोमीटर तक है, जिससे पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा इसकी सीधी पहुंच से बाहर है। फिर भी ग्रीस और बुल्गारिया जैसे दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश और नाटो बेस इसके दायरे में आते हैं। हाल ही में साइप्रस में ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने को निशाने बनाए जाने के बाद ग्रीस ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए पैट्रियट मिसाइल डिफेंडर्स को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीट आइलैंड पर तैनात कर दिया है। लगातार बढ़ते खतरों और वाशिंगटन के अनिश्चित रुख को देखते हुए यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट और सेना के आकार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वर्ष 2025 में यूरोप का कुल रक्षा खर्च 487 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि 2026 में बढ़कर 530 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यूरोपीय संघ का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस बजट को 933 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है, जो अमेरिकी रक्षा बजट के लगभग बराबर होगा। सैनिकों की संख्या के मामले में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जर्मन सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या 1.86 लाख तक पहुंच गई है, जिसे 2030 के दशक के मध्य तक 2.60 लाख करने का लक्ष्य है। फ्रांस अपने रिजर्व सैनिकों की संख्या को अब 47,000 से बढ़ाकर यहां पर 1 लाख करने पर काम कर रहा है। नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो वो भी अपनी सैन्य क्षमता को 74,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की योजना बना रहा है। डेनमार्क की बात भी करेंगे, क्योंकि अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को 4 महीने से बढ़ाकर 11 महीने कर दिया गया है। यूरोप के इस तेजी से बढ़ते सैन्यकरण की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की बदलती विदेश नीति है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा नाटो सदस्यों पर रक्षा खर्च का बोझ उठाने का दबाव और यूक्रेन को सहायता सीमित करने की चेतावनियों ने यूरोपीय नेतृत्व को अपनी सुरक्षा के प्रति आत्मनिर्भर होने पर मजबूर किया है। हालांकि इस नई रक्षा रणनीति को लागू करने में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बीच नीतिगत मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। पोलैंड और जर्मनी जैसे देश अभी भी अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी को बनाए रखने के पक्ष में है, ताकि उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का समय मिल सके। और इसके विपरीत फ्रांस इसे अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होकर रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध, मध्य पूर्व की अस्थिरता और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं ने यूरोप को एक नए दौर में धकेल दिया है। आने वाले वर्षों में यह भी स्पष्ट होगा कि क्या 27 देशों का यह समूह एक एकजुट और शक्तिशाली सैन्य ब्लॉक के रूप में उभर पाता है, या फिर आंतरिक मतभेद इसकी सुरक्षा रणनीति को कमजोर करते हैं। और यूरोप पर रूस ईरान का एक बड़ा संकट है, क्योंकि अपने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और इसी पर आज एक ऐसी खबर कि जिसने इंटरनेट की दुनिया और ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की नींदें उड़ा दी। सोचिए जिस गेम को बनाने में बुर्ज खलीफा की लागत से भी ज्यादा पैसा लग गया हो, जिसके एक फ्रेम को छुपाकर रखा गया हो, वही गेम अगर रिलीज से ठीक पहले इंटरनेट पर सरेआम लीक हो जाए तो टेक कंपनियों का क्या हाल होगा। जी हाँ, गेमिंग इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट यानी कि रॉकस्टार गेम्स का GTA 6 एक बार फिर बड़े साइबर हमले का शिकार हो गया है।
16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बन रहे इस गेम की इनसाइड स्टोरी, गेम प्ले और यहां तक कि पूरा का पूरा मैप इंटरनेट पर लीक कर दिया गया है। 19 नवंबर 2026 की रिलीज डेट से ठीक पहले हुए इस लीकेज ने पूरा अमेरिका से लेकर एशिया तक के टेक मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। आंकड़ों शुरुआती रिपोर्टों पर गौर करें तो इस बार की हैकिंग कोई साधारण डेटा चोरी नहीं है। जो इंटरनेट पर फुटेज वायरल हुए हैं उनमें गेम के मेन कैरेक्टर को गाड़ी चलाते, हथियार का इस्तेमाल करते, प्लेन उड़ाते और शहर की सड़कों पर घूमते हुए साफ देखा जा सकता है। हद तो तब हो गई जब हैकर्स ने गेम का पूरा सीक्रेट मैप ही सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस पूरे लीकेज के पीछे साइबर लीक नाम के एक खूंखार हैकर ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि हैकर्स ने कंपनी के ही एक कर्मचारी को फिशिंग अटैक का शिकार बनाया, यानी एक फर्जी लिंक भेजकर उसके सिस्टम का एक्सेस चुराया गया और फिर रॉकस्टार गेम्स के मेन सर्वर में सेंध लगा दी गई। हैकर्स की हिम्मत तो देखिए, लीक वीडियो के आखिर में उन्होंने गोलियों से दीवार पर लीक लिखकर रॉकस्टार गेम्स को खुली चुनौती तक दे डाली है। डेटा लीक की खबर सामने आई। रॉकस्टार गेम्स और उसकी पेरेंट कंपनी ने इंटरनेट की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कंपनी ने तुरंत लीगल एक्शन लेते हुए डिस्कॉर्ड, गिटहब और एक्स जैसे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अल्टीमेटम थमा दिया है। रॉकस्टार ने साफ कह दिया है कि लीक हुए हर एक वीडियो को तुरंत हटाया जाए और डेटा अपलोड करने वाले हैकर्स के लोकेशन और आईपी एड्रेस कंपनी के साथ शेयर किए जाए। साइबर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये केवल डेटा की चोरी नहीं है। जब किसी गेम का सोर्स कोड या इन डेवलपमेंट फुटेज लीक होता है तो हैकर्स के लिए उसकी सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाना और भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब GTA 6 पर हैकर्स ने हमला किया है। अगर इसके इतिहास पर भी हम नजर डालेंगे तो ये रॉकस्टार गेम्स के साथ चूहे बिल्ली का खेल बन चुका है। साल 2022 में भी एक 18 साल के हैकर ने कंपनी के सीक्रेट नेटवर्क में घुसकर 90 से ज्यादा वीडियो लीक कर दिए थे। इसके बाद साल 2023 में इस गेम का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज टाइम से पहले ही लीक हो गया था। लगातार हो रही हैकिंग वारदातों और गेम को बेहतर बनाने की होड़ पे इसकी रिलीज डेट बार बार टलती रही। पहले इसे 2025 में आना था, फिर मई 2026 की डेट तय हुई और अब बार बार के लीकेज और टेक्निकल डिले के बाद इसकी नई रिलीज डेट 19 नवंबर 2026 तय की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर GTA 6 को लेकर पूरी दुनिया में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। ये सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मनी मेकिंग प्रोजेक्ट है। साल 2013 में जब इसका पिछला वर्जन GTA 5 मार्केट में आया था तो उसने महज 3 दिनों के भीतर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब तक इसकी 22 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और 1.8 करोड़ लोग आज भी इसे हर महीने खेलते हैं। और अब आ रहे हैं GTA 6 का बजट लगभग $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतना बजट तो दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों का भी नहीं होता और यही वजह है कि इसका एक छोटा सा लीकेज भी कंपनी के शेयर्स और उसकी मार्केट वैल्यू को बहुत बड़ा झटका देता है। ये घटना केवल एक गेमिंग कंपनी का नुकसान नहीं है, बल्कि ये आज के डिजिटल दुनिया का वो कड़वा सच है जिससे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आंखें चुराती रही। आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी दावों की बात कर रही है, तब 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का एक साधारण फिशिंग लिंक से लीक हो जाना ये साबित करता है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सेफ नहीं है, साफ नहीं। टेक एक्सपर्ट्स का ये साफ मानना है कि अगर रॉकस्टार गेम जैसी दिग्गज कंपनी अपने डेटा को हैकर्स से नहीं बचा सकती तो फिर आम यूजर्स को डिजिटल डेटा की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। $2 बिलियन का प्रोजेक्ट, हैकर्स का हमला और दुनिया भर के गेमर्स का लंबा इंतजार। GTA 6 की ये कहानी अब सिर्फ एक गेम की नहीं बल्कि टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है।
अब देखना यह होगा कि 19 नवंबर 2026 को जब ये गेम आधिकारिक तौर पर सामने आएगा तो क्या ये हैकर्स के उस झटके से उभर पाएगा या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल अब बना हुआ है। और इसी के साथ बात करेंगे आज की आर्कटिक महाद्वीप की। अब खबर आर्कटिक महाद्वीप से। द कॉलेज शो में चर्चा करेंगे जो दशकों तक बर्फ की चादर से खामोश सोया हुआ था। क्लाइमेट चेंज की मार ने आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हाईवे बना दिया है। सोचिए जिस बर्फ के पिघलने पर पूरी दुनिया पर्यावरण की दुहाई देती थी, आज उसी बर्फ के नीचे छिपे खरबों डॉलर के खजाने को कब्जाने के लिए महाशक्तियों के बीच होड़ मच चुकी है। 13% तेल, 30% प्राकृतिक गैस, स्वेज नहर को पछाड़कर 30 दिन की दूरी कम करने वाला नया समुद्री मार्ग। अब वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग की जंग का नया मैदान बन चुका है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कूटनीति के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह पर द कुलेन शो में परत दर पड़ताल। अब चलते हैं वैश्विक व्यापार, रणनीति और सैन्य वर्चस्व के इस नई बिसात पर। क्या आपने कभी सोचा है कि -40 डिग्री तापमान वाला उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक अचानक वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग की रातों की नींद क्यों उड़ा रहा है? जवाब है दुनिया का सबसे नया व्यापारिक जलमार्ग, खरबों डॉलर के अछूते संसाधन और वैश्विक सुरक्षा का बदलता समीकरण। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों, जहाजों पर मंडराते खतरों और स्वेज नहर की नाकेबंदी के बीच अब दुनिया के नक्शे पर एक नया ट्रेड रूट खोलने जा रहा है, जिसने रूस, चीन और अमेरिका के बीच सीधी वर्चस्व की जंग छेड़ती है। दक्षिण कोरिया का विशाल मालवाहक पोत पेनस्टार एक्रो बुसान न्यूपोर्ट से रवाना होकर कमचटका प्रायद्वीप और बेरिंग सागर को पार करते हुए नॉर्दर्न सी रूट के रास्ते पोलैंड पहुंचने की तैयारी में है। आंकड़ों की हकीकत समझिए। आमतौर पर स्वेज नहर के पार पारंपरिक रास्तों से जहाजों को यूरोप पहुंचने में 70 से 80 दिनों का भारी भरकम वक्त लगता है, लेकिन इस आर्कटिक रूट से यह दूरी महज 40 से 45 दिनों में सिमट रही है, यानी सीधी 30 से 35 दिनों की बचत, करोड़ों डॉलर के ईंधन की बचत और स्वेज नहर की समुद्री डकैती से पूरी सुरक्षा। चीन के बाद अब दक्षिण कोरिया ने अपने पोत उतारे हैं और भारत ने भी दूरगामी कूटनीतिक चाल चलते हुए अगले साल इस रूट पर अपना पहला कमर्शियल कार्गो शिप भेजने का रोड मैप तैयार कर लिया है। 30 दिन का समय बचाना हो या फिर पृथ्वी का 30% अनछुआ गैस का खजाना कब्जाना हो, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग समुद्र में नहीं बल्कि आर्कटिक के बर्फीले ध्रुव पर लड़ी जा रही है। भूवैज्ञानिकों के आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक पूरी दुनिया के खोजे जाने बाकी 13% कच्चे तेल का भंडार और 30% प्राकृतिक गैस का अकूत खजाना अकेले आर्कटिक की गहरी बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। और यही वजह है कि संसाधनों पर कब्जे की ये होड़ अब कूटनीतिक टकराव में बदल चुकी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से यूरोपीय संघ की 30% से अधिक गैस आपूर्ति अकेले संभालने वाले नॉर्वे ने यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखाते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि वह आर्कटिक में अपनी ड्रिलिंग और तेल गैस निष्कर्षण को हर हाल में जारी रखेगा। नॉर्वे का यूरोपीय संघ को संदेश है कि आप एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा की उम्मीद और दूसरी तरफ ड्रिलिंग पर बैन की नीति एक साथ नहीं चला सकते। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये बर्फीला इलाका अब दुनिया के सुपर पावर्स का नया मिलिट्री अखाड़ा और न्यूक्लियर हाईवे बन चुका है। भौगोलिक बढ़त के कारण इस पूरे इलाके में रूस का सबसे बड़ा और शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। मॉस्को ने यहां अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स का पूरा बेड़ा और मिसाइल डिफेंस बेस तैनात कर रखे हैं, लेकिन नाटो भी खामोश नहीं है।
फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होते ही पश्चिमी शक्तियों ने सीधे रूसी बैकयार्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अगले महीने फिनलैंड की मेजबानी में यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक आर्कटिक समिट आयोजित होने जा रहा है, जिसका सीधा मकसद रूस के बढ़ते दबदबे को चुनौती देना और उत्तरी सीमाओं की कीलेबंदी करना है। दूसरी तरफ चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पोलर सिल्क रोड के जरिए इस क्षेत्र में पैर पसारने में जुटा है। वहीं भारत रूस के फार ईस्ट और यूरोप तक अपनी मजबूत पहुंच और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इस रेस में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहता। ग्लोबल बिसात पर आर्कटिक की ये जंग अब केवल बर्फ पिघलने की भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और सुपर पावर बनने के महासमर की सबसे आक्रामक और निर्णायक पटकथा बन चुकी है। तो क्या मान लिया जाए कि 21वीं सदी का महासमर समंदर की लहरों या जमीन की सरहदों पर नहीं, बल्कि दुनिया की छत पर यानी इस बर्फीले आर्कटिक के सीने पर लड़ा जाएगा, जहां एक तरफ रूस अपने परमाणु बेड़े के साथ सीना ताने खड़ा है, तो दूसरी तरफ नाटो फिनलैंड और स्वीडन के जरिए मॉस्को के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बीजिंग अपनी पोलर सिल्क रोड के जरिए इस खेल का नया सिकंदर बनना चाहता है और भारत अपनी रणनीतिक चालों से इस महाबिसात पर किसी भी कीमत पर पीछे रहने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट चेंज ने भले ही इस बर्फ को पिघलाकर एक नया रास्ता खोल दिया हो, लेकिन याद रखिए, इस रास्ते के हर इंच पर आने वाला कल के महायुद्ध के बारूद पिट चुकी है। तेल, गैस और ट्रेड रूट की इस अंधी भूख में महाशक्तियां दुनिया को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जा रही हैं। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन कितनी जल्दी यूरोप पहुंचेगा। सवाल ये है कि इस बर्फीले ड्रैगन की आग पे पूरी दुनिया कब तक सुरक्षित बचेगी। इस महापड़ताल पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहे TV 100।